भारत के पश्चिमी तट पर बसा सूरत, जिसे दुनिया डायमंड कैपिटल कहती है, यहाँ के छोटे बड़े कारखानों में पूरी दुनिया के 90% हीरे काटे और पॉलिश किए जाते हैं। हर साल हजारों करोड़ का बिजनेस। न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, दुनिया के हर बड़े बाजार में सूरत के हीरों की चमक। लेकिन 17 अगस्त 2025 की उस रात इसी चमकते शहर के कापोद्रा इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हीरा मार्केट को हिलाकर रख दिया। रात के 2:45 दो ऑटो रिक्शा डी के एंड सन्स डायमंड फैक्ट्री के पास रुके। कुछ लोग अंदर गए। 12 मिनट में 3 परतों वाली स्टील की तिजोरी गैस कटर से काट दी गई। सीसीटीवी कैमरे पहले से बंद थे, अलार्म पहले से बंद था, सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही हटाया जा चुका था। और जब सुबह पुलिस पहुंची तो 32 करोड़ के हीरे गायब थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह नहीं थी। असली धमाका तो तब हुआ जब पुलिस ने बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज देखी। उस रात फैक्ट्री की तरफ जाते ऑटो में बैठा एक चेहरा किसी बाहरी चोर का नहीं था। वो चेहरा खुद फैक्ट्री मालिक के बेटे का था। ये चोरी नहीं थी, ये उस शख्स का अपना बुना हुआ जाल था जिसे पूरा सूरत डी के मारवाड़ी के नाम से जानता था। आखिर 300 करोड़ का बिजनेस चलाने वाले इस शख्स ने यह कदम क्यों उठाया और पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा? यही कहानी है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कांड की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इस मास्टरमाइंड की पूरी कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी ऐसे सच्चे और चौंकाने वाले किस्से सुनना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी मेहनत करने की ताकत देता है। कैलेंडर पर तारीख दिख रही थी 17 अगस्त 2025। देश अभी अभी इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी के रंगों से भरे उत्सव से बाहर निकला ही था। 15 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक लगातार 3 दिन की छुट्टी ने सूरत के सबसे व्यस्त इलाके कापोद्रा में एक अजीब सी खामोशी फैला दी थी। दिन में जहां हजारों डायमंड व्यापारी, कारीगर और ट्रकों का शोर मचा रहता था, वहां अब सड़कें रात के कब्रिस्तान की तरह सुनसान पड़ी थीं। दुकानों के शटर बंद थे, कारखानों के गेट पर ताले लटके हुए थे और हवा में सिर्फ हल्की हल्की धुंध और दूर कहीं से आती हुई 1-2 गाड़ियों की आवाज बची थी। 3 दिन की ये लंबी छुट्टी सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे पूरा इलाका सांस रोककर कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। और यही 3 दिन की खामोशी देवेंद्र कुमार चौधरी के खतरनाक प्लान की सबसे मजबूत नींव बनने वाली थी। 15 अगस्त को दोपहर के समय देवेंद्र चौधरी आखिरी बार अपनी फैक्ट्री डी के एंड सन्स डायमंड में आए। उन्होंने पॉलिश किए हुए चमकदार हीरे और डायमंड्स के थैले बहुत सावधानी से तिजोरी में रखे। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ और भी किया जिसे किसी ने नहीं देखा। उन्होंने फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड को उस रात की ड्यूटी से हटा दिया। कुछ सीसीटीवी कैमरों की संख्या जानबूझकर कम कर दी गई। फायर अलार्म सिस्टम को चुपचाप बंद कर दिया गया और सबसे जरूरी, कारखाने के पीछे वाली एक खिड़की को अंदर से बंद नहीं किया गया। हर कदम सोचा समझा हुआ था। हर छोटी छोटी डिटेल पहले से प्लान की जा चुकी थी। रात के ठीक 2:45 हो रहे थे। इंडस्ट्रियल एरिया की स्ट्रीट लाइटें मंद मंद जल रही थीं। हल्की धुंध के कारण सड़कें गीली गीली दिख रही थीं, जिससे चारों तरफ का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। हवा में हल्की नमी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी हल्की हल्की सी सुनाई दे रही थी। इस गहरे सन्नाटे के बीच डी के एंड सन्स डायमंड फैक्ट्री के पास अचानक 2 ऑटो रिक्शा आकर रुक गए। उनकी हेडलाइट्स बंद थीं। इंजन की आवाज इतनी धीमी और हल्की थी कि आसपास मौजूद किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। ऑटो का दरवाजा बहुत धीरे धीरे खुला और उसमें से कई परछाइयां बाहर निकली। इन परछाइयों में एक परछाई देवेंद्र चौधरी के अपने बेटे की थी। ये साये आम अपराधियों जैसे नहीं दिख रहे थे। उन्होंने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, हाथों में सर्जिकल ग्लव्स थे और उनकी हर हरकत इतनी सटीक और शांत थी मानो उन्होंने इस फैक्ट्री के हर कोने का हजारों बार मुआयना किया हो, क्योंकि मुआयना सच में किया गया था। ये उनकी अपनी फैक्ट्री थी। हर दरवाजा, हर तिजोरी, हर कैमरे की पोजीशन उन्हें अच्छी तरह पता थी। उन्होंने पिछले रास्ते से एंट्री की। कारखाने के पीछे वाली वो खिड़की जो उस रात जानबूझकर अंदर से बंद नहीं की गई थी, आसानी से खुल गई। बिना किसी परेशानी के, बिना एक भी ताला तोड़े, बिना एक भी दरवाजा तोड़े सब अंदर दाखिल हो गए।
यही वो बात थी जो बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बनने वाली थी। अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। बड़ी बड़ी लेजर कटिंग मशीन्स और लेटेस्ट कंप्यूटर्स तैयार हालत में खड़े थे। उनकी छोटी छोटी लाल और हरी बत्तियां अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। हवा में मशीनों की हल्की लोहे की गंध फैली हुई थी। वे बिना एक शब्द बोले सीधे तिजोरी की ओर बढ़ गए। ये वो जगह थी जहां कारखाने का सबसे कीमती खजाना रखा जाता था। 3 परतों वाली मोटी स्टील की तिजोरी बाहर से देखने पर पूरी तरह अभेद्य लगती थी। वहां पहुंचकर एक शख्स ने अपने बैग से एक खास औजार निकाला जो इस पूरी घटना का मुख्य किरदार बनने वाला था। एक एडवांस्ड ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटर। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक नीली और नारंगी रोशनी फैलने लगी। गैस कटर का ब्लेड जैसे ही स्टील की मोटी चादर से टकराया, पूरा कमरा नारंगी चिंगारियों से भर गया। पिघले हुए लोहे की तीखी जलन वाली गंध हवा में फैल गई। चिंगारियां जमीन पर गिर रही थीं और छोटे छोटे धुएं के बादल उठ रहे थे, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल बेफिक्र थे क्योंकि फायर अलार्म पहले ही बंद कर दिया गया था और सीसीटीवी कैमरे भी पहले ही हटा दिए गए थे। लगभग 12 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद तिजोरी का दरवाजा एक भारी धमाके के साथ खुल गया। दोस्तों, आप सोचिए, अपनी ही फैक्ट्री में अपनी ही सिक्योरिटी को जानबूझकर कमजोर करके अपने बेटे को साथ लेकर इस तरह रात के अंधेरे में घुसना, क्या इतना बड़ा रिस्क कोई इंसान सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए ले सकता है? या फिर इसकी वजह कुछ और भी थी? लगभग 12 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद तिजोरी का दरवाजा एक भारी धमाके के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर रखे हीरों की चमक उस अंधेरे कमरे में फैल गई। वहां छोटे छोटे थैले पड़े थे, कुछ में रॉ डायमंड्स थे और कुछ में पॉलिश किए हुए चमकदार हीरे जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजे जाने के लिए एकदम तैयार थे। लेकिन जरा रुकिए, यहां एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाला सवाल उठता है जो इस पूरी कहानी की असली जड़ है। क्या आपको पता है कि उस तिजोरी में असल में कितने हीरे थे? बाद में जब पुलिस ने तिजोरी बनाने वाली कंपनी के एक्सपर्ट्स की मदद से उसे खुलवाया तो अंदर केवल 19 लाख रुपए के बारीक कटे हुए हीरे मिले। बस सिर्फ 19 लाख के। अब आप सोच रहे होंगे कि 32 करोड़ के असली हीरे कहां गए? तो वे वहां थे ही नहीं। वे तो पहले ही किसी सेफ जगह पर निकाल लिए गए थे और तिजोरी में जो 5 लाख रुपए कैश रखे थे वो भी देवेंद्र चौधरी ने खुद ही रखे थे। ये उन लोगों की सुपारी की पहली किस्त थी जिन्हें उन्होंने ये पूरा नाटक करने के लिए बुलाया था। कुल सुपारी 25 लाख रुपए तय हुई थी और पहले 5 लाख रुपए खुद तिजोरी में इसीलिए रख दिए गए थे ताकि गैस कटर चलाने वाले अपनी मेहनत का पहला हिस्सा लेकर चुपचाप खिसक ले। ये चोरी वोरी नहीं थी, सोचा समझा और बहुत चालाक नाटक था। साफ सुथरे सर्जिकल ग्लव्स वाले हाथों से थैले एक एक करके भरे गए। कोई हलचल नहीं थी, कोई फालतू का शोर नहीं था और कोई बातचीत भी नहीं हो रही थी। घड़ी में अब 3 बज रहे थे। महज 20 मिनट में तिजोरी पूरी खाली हो चुकी थी। जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने शुरुआत में पुलिस को हफ्तों तक उलझाए रखा। जानबूझकर वहां कुछ सिगरेट के टुकड़े, एक लोकल ब्रांड का तंबाकू पाउच और कुछ गुटखा के खाली पैकेट फेंक दिए गए ताकि पुलिस को लगे कि ये किसी लोकल गैंग या मामूली चोरों का काम है। सीसीटीवी कैमरे पहले ही हटाए जा चुके थे। डीवीआर यानी डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम भी उठाकर ले जाया गया ताकि कोई डिजिटल निशान न बचे। फिंगरप्रिंट और पैरों के निशान कुछ भी न छूटे, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था। 3:10 पर वे उसी रास्ते से बाहर निकले जिससे आए थे। दोनों ऑटो रिक्शा का इंजन चुपचाप चालू हुआ और वे अंधेरे में गायब हो गए। पीछे छोड़ गए सिर्फ पिघले हुए स्टील की तेज गंध, एक टूटी हुई तिजोरी, बिखरी हुई चिंगारियों के निशान, फर्श पर पड़े लोहे के छोटे छोटे टुकड़े और एक ऐसी खामोशी जो सुबह होते ही पूरे देश में तूफान ला सकती थी। सूरत के डायमंड मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी चोरी हो चुकी थी, या कम से कम ऐसा दिखाया गया था। प्लान के मुताबिक अगला कदम था ड्राइवर विकास बिश्नोई को जल्द से जल्द दुबई रवाना करना ताकि सबसे बड़ा विटनेस देश से बाहर हो जाए और पुलिस का हाथ उस तक न पहुंच सके। सब कुछ उतना ही सोचा समझा था जितना एक फिल्म की स्क्रिप्ट होती है। हर कैरेक्टर, हर सीन, हर डायलॉग पहले से लिखा हुआ था। लेकिन एक बात देवेंद्र चौधरी भूल गए थे।
असली जिंदगी में स्क्रिप्ट हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी लिखी जाती है। असल जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी बड़ी तबाही ला सकती हैं। और देवेंद्र चौधरी के इस प्लान में भी कुछ ऐसी ही गलतियां छूट गई थीं जो बाद में उनकी पूरी साजिश की पोल खोलने वाली थी। अब सवाल ये था, क्या ये नाटक पुलिस की नजरों से बच पाएगा या फिर सुबह होते ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी? दोस्तों, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इतनी सावधानी से रचा गया नाटक, जिसमें अपनी ही फैक्ट्री की एक एक जानकारी का इस्तेमाल किया गया, आखिरकार पुलिस की तेज नजर से बच सकता था? या फिर लालच में कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है? नीचे कमेंट में लिखिएगा। सूरत की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल भरी हुई थी। सड़कें साइकिल, बाइक और छोटी गाड़ियों के शोर से गूंज रही थीं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी थे। कोई चाय पी रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, तो कोई अगले दिन के काम की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन 18 अगस्त 2025 की सुबह ठीक 8 बजे DK एंड सन्स डायमंड फैक्ट्री के मेन गेट पर देवेंद्र कुमार चौधरी खुद पहुंचे। उनके चेहरे पर हैरानी और शौक के गहरे भाव थे। आंखें फटी की फटी रह गईं, सांसें तेज चल रही थीं और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन घुमा दिया। आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि उनकी फैक्ट्री में भयंकर चोरी हो गई है और 32 करोड़ रुपए से ज्यादा के हीरे गायब हो गए हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फोन कॉल उनकी अपनी बर्बादी की शुरुआत बनने वाला है। जैसे ही मजदूर और बचे हुए मैनेजर्स अपने केबिनों की ओर बढ़े, उन्हें हवा में एक अजीब सी जलने वाली गंध आई, जैसे पिघले हुए लोहे और धातु की तेज महक हो। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे जहां भारी स्टील की तिजोरी रखी थी, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बड़ी स्टील की तिजोरी, जिसके पास फटकने की भी कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब एक खोखले डिब्बे की तरह खुली पड़ी थी। गैस कटर का काला काला छेद अभी भी साफ दिख रहा था। फर्श पर धातु के हजारों छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। कुछ जगहों पर चिंगारियों के निशान अभी भी हल्के हल्के धुएं में बदल रहे थे। अंदर की अलमारियां पूरी तरह खाली थीं। चमक दमक दौलत सब कुछ धुएं में उड़ गया था। कर्मचारी हैरान थे। वहां इतना गहरा सन्नाटा छा गया था कि हर किसी की धड़कन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कोई बोल नहीं पा रहा था, बस सबकी आंखें फटी हुई थीं और मुंह खुले हुए थे। सूचना मिलते ही कापोदरा पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच और SOG टीम की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम सफेद सूट पहनकर, हाथों में ग्लव्स और मास्क लगाए कमरे में दाखिल हुई। DCP आलोक कुमार खुद मौके पर मौजूद थे। बड़े अफसर लगातार फोन पर बात कर रहे थे और पूरा इलाका पुलिस की गाड़ियों से भर गया था। देवेंद्र चौधरी ने पुलिस को जो कहानी सुनाई, वो कुछ ऐसी थी। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को दोपहर में वे आखिरी बार फैक्ट्री में आए थे। पॉलिश किए हुए और रॉ डायमंड्स दोनों तरह के हीरे तिजोरी में रखे और घर चले गए, क्योंकि 15, 16 और 17 अगस्त को लगातार 3 दिन की छुट्टी थी, इसलिए कोई भी फैक्ट्री नहीं आया था। और जब 18 अगस्त की सुबह वे पहुंचे तो ये भयानक नजारा देखकर सन्न रह गए। 32 करोड़ रुपए के हीरे गायब, सिर्फ तिजोरी का टूटा हुआ दरवाजा और खाली अलमारियां बची थीं। वायरलेस पर यह खबर फैलते ही पूरे शहर की पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस कमिश्नर से लेकर क्राइम ब्रांच के बड़े बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने मैग्नीफाइंग लेंस, तेज रोशनी और स्पेशल सामान का इस्तेमाल करते हुए फर्श पर बिखरे लोहे के कणों को सावधानी से एविडेंस बैग्स में इकट्ठा किया। हर छोटी चिंगारी, हर टुकड़ा और हर निशान को बारीकी से जांचा जा रहा था। जांच की शुरुआत में एक बात तो साफ थी, यह किसी मामूली चोर या राह चलते गैंग का काम नहीं था। तिजोरी को जिस सफाई और प्रोफेशनल तरीके से काटा गया था, वो किसी पक्के खिलाड़ी के हाथ का काम था। लेकिन एक चीज थी जो पुलिस के दिमाग में शुरू से ही खटक रही थी। पूरी फैक्ट्री में एक भी ताला नहीं टूटा था, एक भी दरवाजा नहीं तोड़ा गया था। आखिर चोर अंदर कैसे घुसे? बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी बाहरी निशान के? यह सवाल जांच का पहला और सबसे बड़ा धागा बनने वाला था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। तिजोरी को काटने के लिए जिस तरीके से गैस कटर चलाया गया था, उसमें तिजोरी के सबसे कमजोर हिस्से को ही निशाना बनाया गया था।
ये जानकारी किसी बाहरी आदमी के पास हो ही नहीं सकती थी। ये तिजोरी की बनावट की इंटरनल इंफॉर्मेशन थी जो सिर्फ फैक्ट्री के मालिक या बहुत करीबी लोगों को ही पता हो सकती थी। पुलिस को पहली बार एहसास हुआ कि इस कहानी में कोई बड़ा राज छिपा है। बाहरी चोरों के बजाय खतरा कहीं अंदर से ही आया हो सकता है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही पुलिस के मन में शक पनपने लगा। क्या यह सच में चोरी थी या फिर कुछ और ही ड्रामा चल रहा था? क्या देवेंद्र चौधरी, जो खुद विक्टिम बनकर पुलिस के सामने खड़े थे, असल में इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे? दोस्तों, आप सोचिए, जब पुलिस को एक भी ताला टूटा न मिले और तिजोरी का सबसे कमजोर हिस्सा ही निशाना बनाया गया हो, तो क्या आपको भी शक नहीं होता कि चोर बाहरी नहीं, अंदर का ही कोई आदमी हो सकता है? क्या आपकी नजर में देवेंद्र चौधरी अभी भी सिर्फ विक्टिम लग रहे हैं या आपको भी कुछ झोल महसूस हो रहा है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। अब पुलिस की साइबर सेल तुरंत हरकत में आ गई। घटना वाली रात यानी 15 और 16 अगस्त की रात को कापोद्रा मोबाइल टावर की रेंज में जितने भी मोबाइल फोन चालू थे, उनका डेटा खंगाला जाने लगा। हजारों नंबरों की जांच शुरू हो गई। पुलिस उन नंबरों को ढूंढ रही थी जो कांड से ठीक पहले एक्टिव थे, फैक्ट्री से 500 मीटर के दायरे में थे और काम होते ही अचानक बंद हो गए थे। साथ ही आसपास की दुकानों, पेट्रोल पंपों, ट्रैफिक सिग्नलों और आसपास लगे जितने भी प्राइवेट सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी फुटेज भी जांची जाने लगी। सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग को बार बार देखा जा रहा था। हर छोटी गाड़ी, हर ऑटो रिक्शा और हर आने जाने वाले की चाल ढाल को पुलिस बड़े ध्यान से परख रही थी। और तभी पहला बड़ा सुराग हाथ लगा। बाहर के कैमरों की फुटेज में 2 संदिग्ध ऑटो रिक्शा नजर आए जो उस रात DK एंड सन्स फैक्ट्री की तरफ जाते दिख रहे थे। उनकी नंबर प्लेट पर गंदगी जमी थी, जैसे जानबूझकर नंबर छुपाने की कोशिश की गई हो। लेकिन पुलिस ने जब उस फुटेज को और बारीकी से देखा तो एक ऐसी चीज दिखी जिसने पूरी जांच की दिशा ही पलट दी। उस ऑटो में बैठे एक शख्स का चेहरा एकदम साफ साफ दिख रहा था, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद देवेंद्र कुमार चौधरी के बेटे का था। पुलिस के एक बड़े अफसर ने बाद में बताया कि जब उन्होंने पहली बार वो फुटेज देखी तो एक पल के लिए उन्हें खुद पर यकीन नहीं हुआ। जो आदमी खुद पुलिस स्टेशन आकर चोरी की रिपोर्ट लिखवा रहा था और विक्टिम बनकर रो रहा था, उसी का लड़का उस रात फैक्ट्री की तरफ जाते ऑटो में बैठा हुआ था। ये देखकर पूरा कमरा सन्न रह गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जांच आगे बढ़ी तो और भी कई इत्तेफाक सामने आने लगे, और जैसे जैसे ये कड़ियां जुड़ती गई, पुलिस का शक धीरे धीरे पक्के यकीन में बदलता गया। पहली बात, चोरी से केवल 10 दिन पहले देवेंद्र चौधरी ने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस रिन्यू करवाया था। 32 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंश्योरेंस कवर। यह कोई आम बात नहीं थी। इतने बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस इतनी जल्दी रिन्यू करना पुलिस को बड़ा संदिग्ध लगा। दूसरी बात, पुलिस को वो इंश्योरेंस एजेंट भी मिल गया जिससे चौधरी ने कांड से ठीक पहले मुलाकात की थी। उस मीटिंग में एजेंट ने चौधरी को साफ बताया था कि अगर ऐसी कोई अनहोनी होती है तो कंपनी आमतौर पर 50% नुकसान की भरपाई कर देती है। यानी 32 करोड़ के दावे पर सीधे 16 करोड़ रुपए उनके खाते में आ सकते थे। तीसरी बात, और ये तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, पुलिस ने अपनी पुरानी फाइलें खंगाली तो पता चला कि इसी DK एंड सन्स कंपनी में साल 2018 में भी एक बार चोरी हुई थी, और उस चोरी के बाद देवेंद्र चौधरी ने कंपनी से 8 लाख रुपए की रकम वसूली थी। यानी ये पहली बार नहीं था। देवेंद्र चौधरी पहले भी ये खेल खेल चुके थे, छोटे लेवल पर, और इस बार उन्होंने वही दाव 32 करोड़ के लेवल पर खेलने की कोशिश की थी। अब पुलिस के हाथ में 3 मजबूत धागे थे: बेटे की फुटेज, 10 दिन पहले लिया गया इंश्योरेंस और 7 साल पहले की वही पुरानी कहानी। अब देवेंद्र चौधरी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहली बार जब वे आए थे तो विक्टिम की तरह आए थे, सदमा, गुस्सा और रोने धोने का नाटक करते हुए। लेकिन इस बार वे संदिग्ध की कुर्सी पर बैठे थे। कमरे में माहौल एकदम भारी था। 2-3 सीनियर अफसर सामने बैठे थे। टेबल पर फाइलें, फुटेज के प्रिंटआउट्स और पुरानी चोरी की रिपोर्ट रखी हुई थी। पुलिस अफसरों ने एक एक सवाल दागना शुरू किया। हर सवाल के साथ देवेंद्र चौधरी के चेहरे पर पसीना बढ़ता जा रहा था। उनकी आवाज कांपने लगी थी।
जब हीरों की खरीद बिक्री के पुराने बिल और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो जवाब देने के बजाय वे हकलाने लगे। एक अनुभवी क्राइम ब्रांच अफसर ने बाद में कहा कि जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसकी आंखें स्थिर होती हैं। लेकिन उस दिन देवेंद्र कुमार चौधरी की आंखें कहीं टिक नहीं रही थीं। वे बार बार कभी नीचे देखते, कभी दीवार की तरफ तो कभी घड़ी की तरफ। पुलिस समझ चुकी थी कि मास्टरमाइंड बाहर नहीं बल्कि इसी कमरे में बैठा है। जैसे जैसे पूछताछ कड़ी हुई, देवेंद्र चौधरी की घबराहट बढ़ती गई। उनके हाथ कांप रहे थे और पसीने से भीगी हुई शर्ट उनकी पीठ से चिपक गई थी। अफसर एक के बाद एक सबूत सामने रख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स और 2018 का पुराना केस। आखिरकार देवेंद्र कुमार चौधरी का बांध टूट गया और वे पूरी तरह बिखर गए। कड़ी पूछताछ के बीच देवेंद्र कुमार चौधरी आखिरकार टूट गए और जो कहानी सामने आई उसने पुलिस वालों को भी हिलाकर रख दिया। 35 साल से सूरत में जमे हुए 300 करोड़ के बिजनेस वाले और डी के मारवाड़ी के नाम से मशहूर इस शख्स ने कर्ज के बोझ तले दबकर ऐसी साजिश रची जो हिंदुस्तान के डायमंड मार्केट के इतिहास में दर्ज हो गई। चौधरी ने कबूल किया कि कोविड के बाद से उनकी कंपनी पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया था। जो कंपनी कभी 1500 लोगों को नौकरी देती थी वो अब सिर्फ 20 पॉलिशर्स तक सिमट गई थी। लेनदार सुबह शाम दरवाजे पर दस्तक देते थे, बैंक की नोटिस आती रहती थीं और रातों की नींद उड़ चुकी थी। दबाव इतना बढ़ गया था कि कई बार तो उन्होंने अपनी जान देने के बारे में भी सोच लिया था। इसी लगातार प्रेशर और परेशानी में एक दिन उनके दिमाग में वो पुरानी याद ताजा हो गई, साल 2018 की। उस साल भी उनकी फैक्ट्री में एक छोटी सी चोरी हुई थी और इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें 8 लाख रुपए दिए थे। उस वक्त उन्हें एहसास हुआ था कि इंश्योरेंस का ये रास्ता कितना आसान और फायदेमंद है। लेकिन तब जरूरत उतनी बड़ी नहीं थी। इस बार जरूरत 32 करोड़ की थी। कर्ज चुकाने और फिर से नई शुरुआत करने के लिए इतनी मोटी रकम की जरूरत थी। उन्होंने पहले अकेले ये काम करने की कोशिश की, लेकिन पहली बार में दाल नहीं गली। तब उन्होंने अपने दोनों बेटों पीयूष और ईशान को इस प्लान में शामिल किया। फिर अपने एक पुराने जानकार को बुलाया जो गैस कटर चलाना जानता था और साथ में अपने ड्राइवर विकास बिश्नोई को भी इस खेल का हिस्सा बनाया। पूरे काम के लिए 25 लाख रुपए की रकम तय हुई। योजना बड़ी चालाकी से बनाई गई थी। 3 दिन की लंबी छुट्टी का पूरा फायदा उठाना था। फैक्ट्री से सिक्योरिटी गार्ड को पहले ही हटाना था, सीसीटीवी कैमरों को कम करना था और फायर अलार्म बंद करना था। पीछे की खिड़की जानबूझकर खुली छोड़नी थी और सबसे जरूरी काम, असली हीरे पहले ही तिजोरी से निकाल लेने थे। जी हां, तिजोरी में असली हीरे थे ही नहीं, 32 करोड़ के असली चमकदार हीरे तो पहले ही कहीं और सेफ जगह पर रख दिए गए थे। तिजोरी में सिर्फ 19 लाख रुपए के मामूली हीरे छोड़े गए थे और 5 लाख रुपए नकद, जो सुपारी की पहली किस्त थी। गैस कटर से तिजोरी काटी जाएगी, डीवीआर उठाकर ले जाया जाएगा और जानबूझकर सिगरेट के टुकड़े और गुटखा के पैकेट फेंके जाएंगे ताकि पुलिस को लगे कि यह किसी लोकल गैंग का काम है। सुबह देवेंद्र चौधरी खुद फैक्ट्री आकर हाय तौबा मचाएंगे। पुलिस बाहरी चोरों को ढूंढेगी और इस बीच इंश्योरेंस कंपनी से 32 करोड़ का क्लेम ठोंक दिया जाएगा। 50% यानी 16 करोड़ रुपए सीधे खाते में आ जाएंगे। कर्ज खत्म, लेनदार शांत, फैक्ट्री फिर से पटरी पर और नई शुरुआत। ये वो प्लान था जो कागज पर बिल्कुल पक्का और फुल प्रूफ लग रहा था। हर स्टेप और हर छोटी डिटेल पहले से सोची समझी थी। लेकिन लालच ने एक छोटी सी गलती करवा दी। इंश्योरेंस का रिन्यूअल चोरी से सिर्फ 10 दिन पहले हुआ था। इतने बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस इतनी जल्दी रिन्यू करना, यह एक ऐसी गलती थी जिसे पुलिस की नजरों से छिपाना नामुमकिन था। और सबसे बड़ी गलती तो वो हुई कि बेटे का चेहरा उस ऑटो रिक्शा की फुटेज में कैद हो गया। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सावधानी के बाद भी ये चूक हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मामला इंश्योरेंस फ्रॉड का सबसे बड़ा और सबसे चालाकी भरा मामला था जो उन्होंने अपने पूरे करियर में देखा था। लेकिन अपराधी चाहे कितना भी चालाक हो, वो कहीं ना कहीं एक निशान जरूर छोड़ जाता है, चाहे वो सीसीटीवी का एक फ्रेम हो, इंश्योरेंस की टाइमिंग हो या पुराना केस। सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। देवेंद्र कुमार चौधरी, उनके बेटे पीयूष और ईशान और ड्राइवर विकास बिश्नोई सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।
जो एम्पायर 300 करोड़ का था, जिसे बचाने के लिए यह सब प्रपंच रचा गया था, वो अब अदालत की फाइलों में दब चुका था। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि देवेंद्र चौधरी को यह कदम उठाने की जरूरत थी, या फिर कर्ज के बोझ में कोई और रास्ता भी था, जैसे दिवालिया होना, परिवार से मदद लेना या बिजनेस को छोटा करके नए सिरे से शुरू करना? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। देवेंद्र कुमार चौधरी की गिरफ्तारी की खबर जब सूरत की सड़कों पर फैली तो पूरे डायमंड इंडस्ट्री में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये वही खामोशी थी जो किसी बड़े झटके के बाद आती है, जब यकीन नहीं होता कि जो हुआ वो सच है या सिर्फ एक बुरा सपना। DK मारवाड़ी, 35 साल का भरोसा, 300 करोड़ का बिजनेस, आलीशान बंगला और ये अंजाम। सूरत के कापोद्रा इलाके में जहां हर गली में हीरे का काम होता है, वहां के व्यापारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन सच तो सबके सामने था। फाइलों में, कैमरों की फुटेज में, टूटी हुई तिजोरी में, और उसमें 32 करोड़ की जगह सिर्फ 19 लाख के मामूली हीरे मिलने में। लेकिन इस पूरी घटना का असर सिर्फ एक परिवार की बर्बादी तक सीमित नहीं था। इस कांड ने सूरत के डायमंड मार्केट की उस नींव को हिला दिया जिस पर दशकों से करोड़ों का काम टिका हुआ था। वो नींव थी भरोसे की। सूरत का डायमंड बिजनेस हमेशा से एक अनोखी परंपरा पर चला आ रहा है। यहां करोड़ों रुपए के हीरे बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना रिटर्न एग्रीमेंट के, सिर्फ एक हाथ मिलाने पर एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। व्यापारी कहते थे, यहां जुबान की कीमत सोने से भी भारी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह भरोसा चला आ रहा था। लेकिन DK एंड सन्स की इस घटना ने उस भरोसे पर एक गहरी दरार डाल दी। अब व्यापारी एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे, अगली बार जब कोई बड़ा ऑर्डर दूंगा तो क्या वो भी अपनी फैक्ट्री में ही ऐसा नाटक रच देगा? व्यापारियों ने अपनी सिक्योरिटी का दोबारा ऑडिट करना शुरू कर दिया। कई फैक्ट्रियों में नए नए CCTV कैमरे लगाए गए, बायोमेट्रिक सिस्टम अपग्रेड किए गए और तिजोरियों के डिजिटल लॉक्स बदले गए। इंश्योरेंस कंपनियों ने डायमंड फैक्ट्रियों के क्लेम्स की जांच के नियम और कड़े कर दिए। अब हर क्लेम पर पहले से ज्यादा सख्त जांच और ज्यादा समय लगने लगा। पुलिस ने कापोद्रा समेत पूरे डायमंड बाजार इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। रात के समय चेकिंग सख्त हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी घटना के बाद हर किसी के जहन में था, वो ये था, क्या सिर्फ देवेंद्र चौधरी की गलती थी, या ये उस पूरे टूटते हुए सिस्टम की कहानी थी जो कोविड की मार, घटते एक्सपोर्ट और बढ़ते डेट से घुटनों पर आ गया था। जो इंडस्ट्री कभी दुनिया के 90% हीरे तराशती थी, उसका एक्सपोर्ट 82% गिर चुका था। पिछले 18 महीनों में अकेले आर्थिक तंगी से 71 कारीगरों ने अपनी जान दे दी थी। हजारों परिवार अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रहे थे और छोटे छोटे कारखाने बंद हो रहे थे। देवेंद्र चौधरी ने जो रास्ता चुना वो गलत था, बिल्कुल गलत। कानून की नजर में ये एक जघन्य अपराध था, लेकिन जिस प्रेशर में उन्होंने वो रास्ता चुना, वो दबाव सूरत के लाखों कारीगरों की असली कहानी है। लेकिन कानून के सामने ये सब नहीं चलता। आज देवेंद्र कुमार चौधरी, उनके बेटे पीयूष और ईशान चौधरी और ड्राइवर विकास बिश्नोई, चारों आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं। 32 करोड़ की वो योजना जो कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी, अब उन्हें और गहरी मुसीबत में ले जा चुकी है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।